सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी। अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। दिस वीडियो कंटेन लैंड, लैंड यूज, टाइप्स ऑफ लैंड, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, लैंड कंजर्वेशन एंड लैंडस्लाइड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूमि, भूमि उपयोग, भूमि के प्रकार, भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तनों का प्रभाव, भूमि संरक्षण, और फिर हम भूस्खलन को डिटेल से देखेंगे। भूस्खलन क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। संसाधन क्या होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि वो सभी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं वो संसाधन होती हैं, रिसोर्स होती हैं। और उसमें नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वे सब चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में प्राप्त हुई हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो प्रकृति ने जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं भूमि। 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज़ लैंड। जो हमारी पृथ्वी है उसका 30%, लगभग 30% क्षेत्र ऐसा है जो कि भूमि के रूप में है। बाकी शेष जो है वो जल है। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस 30% आर नॉट हैबिटेबल। और ये जो लगभग 30% है इसके भी सारे भाग जो हैं वो रहने योग्य नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन ऑन द लैंड। पृथ्वी पर जो ये जनसंख्या का वितरण है वो बहुत असमान है। Some parts are highly populated and some are scarcely populated depending on the relief features and climate of the area. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही घने बसे हुए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही दुर्लभ बसे हुए हैं जहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। कौन से क्षेत्र घने बसेंगे और कौन से क्षेत्र दुर्लभ बसेंगे ये निर्भर करता है कि वहाँ की भूमि किस तरह की है और वहाँ की जलवायु कैसी है। जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होते हैं और जहाँ सम जलवायु होती है वहाँ जीवन सरल होता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर अति गर्म और अति ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, इसलिए वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। लैंड यूज, भूमि उपयोग। लैंड यूज पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन वेरियस यूजेज इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। विभिन्न प्रयोगों के लिए भूमि का वितरण भूमि उपयोग प्रारूप कहलाता है। लैंड यूज पैटर्न इज बेस्ड ऑन सम फिजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। भूमि उपयोग प्रारूप कुछ भौतिक कारकों पर यानी कि प्राकृतिक कारकों पर और कुछ मानव निर्मित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब हमारे पास जितनी टोटल भूमि है उस भूमि को हम किन किन कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ भूमि पर हम कृषि करते हैं, कुछ को पशुओं को चराने के लिए चारागाह बना देते हैं, कुछ पर वन पाए जाते हैं, कुछ हिस्से पर हम बस्तियां बसा लेते हैं। तो ये जो हम डिफरेंट यूज़ में भूमि को रखते हैं इसको हम लैंड यूज़ पैटर्न या भूमि उपयोग प्रारूप कहते हैं। और कहाँ पर किस तरह का भूमि उपयोग प्रारूप होगा ये कुछ प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है कि वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और कुछ मानव निर्मित कारक भी इस पर प्रभाव डालते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, अब वो प्राकृतिक कारक या भौतिक कारक कौन कौन से हैं। टोपोग्राफी मीन्स भौतिक उच्चावच। भौतिक उच्चावच का मतलब होता है कि वो क्षेत्र की भौतिक बनावट किस तरह की है, वहाँ पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, क्या है। क्लाइमेट, जलवायु किस प्रकार की है। सॉयल, वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिनरल्स, वहाँ पाए जाने वाले खनिज संसाधन। एंड वाटर, और वहाँ के जल संसाधन। तो इसका अर्थ हुआ कि इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि उस भूमि का प्रयोग हम किन चीज़ों में करेंगे। जैसे अगर मैदानी क्षेत्र है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है, उपजाऊ मिट्टी है, तो उस भूमि का प्रयोग कृषि के लिए किया जाएगा। जहाँ पर खनिजों की अधिकता है वहाँ पर खनन क्रिया मुख्य रूप से की जाएगी और इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। तो इसी तरह से ये फिजिकल फैक्टर किसी जगह का लैंड यूज डिसाइड करते हैं। कल्चरल फैक्टर, इसका मतलब मानव निर्मित संसाधन। इसमें जनसंख्या और तकनीक, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, टू आर द मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार। There are two types of land we are going to discuss here, private land and community land. यहाँ हम दो प्रकार की भूमि की बात कर रहे हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। प्राइवेट लैंड, द लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज प्राइवेट लैंड। ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीन जिसका स्वामी कोई व्यक्ति है उसे हम निजी भूमि कहते हैं। जैसे जो आपके खेत है जिन पर आप खेती कर रहे हो, जो आपका घर बना हुआ है,
या किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, जिस ज़मीन पर वो फैक्ट्री लगी हुई है, तो जिस भूमि के स्वामी आप हो उसको हम निजी भूमि कहते हैं। कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि। द लैंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज इज नोन एज कम्युनिटी लैंड। ऐसी भूमि जिसका स्वामी पूरा समुदाय है और जिसको सारा समुदाय प्रयोग कर सकता है, उसे हम सामुदायिक भूमि कहते हैं। इसका एक और नाम भी है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, साझा संपत्ति संसाधन। द लैंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी टू बी यूज्ड बाय होल कम्युनिटी इज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ऐसी जमीन जिसको सारा समुदाय समान रूप से प्रयोग कर सकता है और जिसका स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि वो सारा समुदाय माना जाता है, उसे हम साझा संपत्ति संसाधन या सामुदायिक भूमि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके गांव में या शहर में कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर गांव के मेले लग रहे हैं या कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है या पंचायत की मीटिंग हो रही है या ऐसी जगह जहां सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन। मतलब कि जो भूमि का उपयोग पहले किया जा रहा था, वर्तमान समय में उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो वो मेन चेंजेस क्या क्या हैं? लैंड इज़ लिमिटेड बट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। हम सब जानते हैं कि भूमि तो सीमित है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। सो टू फुलफिल देयर नीड्स पीपल आर चेंजिंग द लैंड यूज़। तो अब उस बढ़ती हुई जनसंख्या का उस सीमित भूमि से भरण पोषण करने के लिए लोग भूमि उपयोग प्रारूप को परिवर्तित कर रहे हैं। टू मेजर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न आर, तो जो दो मेन परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहे हैं लैंड यूज़ में, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑन कॉमन कम्युनिटी लैंड। जो साझा सामुदायिक भूमि थी, जो सबके उपयोग करने के लिए थी, उस भूमि पर लोगों ने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, व्यावसायिक भवन तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है जिसको कि कॉमर्शियली यूज़ किया जाएगा, जिसमें मार्केट बनाए जाएंगे, दुकानें बनाई जाएंगी। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑन फॉरेस्ट लैंड टू मीट आउट द ग्रोइंग फूड डिमांड। और जो वन की भूमि थी, जहाँ वन पाए जाते थे, वनों को काट कर उस भूमि को एग्रीकल्चर लैंड बना लिया गया है, उस पर खेती की जा रही है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो जो हमें मेन चेंज दिखाई पड़ते हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, जो दो मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण, वो दो परिवर्तन हैं कि हमने सामुदायिक भूमि को बिल्डिंग बनाने में यूज़ करना शुरू कर दिया है और वनों को काट कर वहाँ पर कृषि की जाने लगी है। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। अब ये लैंड यूज में चेंज तो हो गया, भूमि उपयोग को हमने बदल दिया, लेकिन उसका फिर प्रभाव क्या पड़ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न सम एडवर्स इफेक्ट्स आर सीन। अब इसका कुछ दुष्प्रभाव सामने देखने को आ रहा है। फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण। सबसे पहला दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से भूमि कम होती जा रही है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सॉयल इरोजन, मृदा अपरदन। जानते होंगे आप लोग, 6 क्लास में पढ़ा है। सॉयल इरोजन या मृदा अपरदन, मिट्टी की ऊपरी परत का हवा अथवा पानी के साथ बह जाना, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलों का विकास होना, मरुस्थलों का बढ़ता जाना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। जब मिट्टी से वनस्पति हटा दी जाती है और आसपास के मरुस्थलों से बहती हुई वायु के साथ आती है और उस अच्छी भूमि पर आती है, तो वो अच्छी भूमि को भी मरुस्थल में बदल देती है। इस प्रक्रिया को हम डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण कहते हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बड़ी मात्रा में वनों का विनाश हो रहा है। ये सबसे बड़ा एक दुष्प्रभाव है भूमि उपयोग प्रारूप को बदलने से। वनों का विनाश हो रहा है तो और बहुत सारी समस्याएं सामने हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स और लैंड कंजर्वेशन। अब ये जो दुष्प्रभाव सामने आए हैं, इनसे बचने के लिए हमें भूमि का संरक्षण करने की आवश्यकता है। Land conservation is the process of protecting natural land and changing the transformed land into its natural condition. भूमि संरक्षण का मतलब है कि हमें प्राकृतिक भूमि को, जिस भूमि को मनुष्य ने अपने प्रयोग में नहीं लिया है, जो प्राकृतिक रूप में है अपने, उसकी रक्षा करनी है। और जो ट्रांसफॉर्म लैंड है, मतलब जिस भूमि को मनुष्य ने बदल दिया, जैसे वनों को काट कर वहाँ खेती कर ली, तो उस भूमि का हमें क्या करना है? उसको हमें वापस नेचुरल कंडीशन में लाना है, उसको अपनी पहले वाली स्थिति में लाना है। तो भूमि संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक भूमि की रक्षा करनी है और परिवर्तित कर दी गई भूमि को अपने प्राकृतिक रूप में वापस लाना है।
टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स सम मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने की आवश्यकता है। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक संख्या में हमें वृक्ष लगाने हैं जिससे कि भूमि को पुनः अपने प्राकृतिक रूप में लाया जा सके। लैंड रिक्लेमेशन या लैंड रिफॉर्म्स, भूमि में सुधार करने हैं। भूमि में सुधार के लिए हमें जो प्रयास करने हैं वो सब लैंड रिक्लेमेशन में आते हैं। चेंजिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो हमारी कृषि की आधुनिक तकनीकें हैं उनको हमें चेंज करना है, क्योंकि जो कृषि की आधुनिक तकनीकें हैं उनमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये केमिकल ज़मीन पर मिट्टी पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो हमें अपने इन तरीक़ों को छोड़ना है, उनको बदलना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, भूमि पर बहता हुआ पानी मृदा अपरदन करता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, इसलिए छोटे छोटे अवरोधक बांध बनाने हैं। चेकिंग ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब अति पशुचारण। बहुत ज़्यादा एक जगह पर जब पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो पशु पूरा वनस्पति का आवरण वहाँ से हटा देते हैं, जिससे अपरदन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अति पशुचारण पर हमें नियंत्रण रखना। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। देखो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर पहाड़ी ढाल से मिट्टी आकर नीचे सड़क पर गिर गई है। एक दूसरी तस्वीर में ये पहाड़ी ढालों पर मिट्टी आई है बड़ी मात्रा में और इसने ये मकानों के ऊपर आकर गिर गई है। तो यही इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहलाता है। क्या परिभाषा होगी भूस्खलन की? मास मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डेब्रिस डाउन स्लोप इन हिल रीजन इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में चट्टान और मलबे का ढाल पर नीचे की ओर गिरना भूस्खलन कहलाता है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण। फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, भूकंप आने से जब पृथ्वी हिलती है तो उसके कारण बड़ी मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों पर ढलान पर मलबा नीचे की ओर गिरता है। हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स, तीव्र बारिश और बाढ़। वॉल्केनो, जब ज्वालामुखी विस्फोट कहीं होते हैं उसके कारण कंपन होता है या जहां भूमि फटती है वहां पर आसपास दूर दूर तक वो चट्टानें और मलबा बिखर जाता है जो भूस्खलन का कारण बन जाता है। स्टीप स्लोप, तीव्र ढाल, जिन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत तीखे ढाल होते हैं उस ढाल पर चट्टानी मलबा नीचे की ओर गिरने लगता है। इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन के प्रभाव। फ्लड्स एंड पॉल्यूशन इन रिवर एंड वाटर बॉडीज, अब जिन क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है वहाँ अगर नीचे कोई नदी बह रही है, नदी में बीच में कोई मलबा चट्टानें आकर गिर जाती हैं तो नदी का बहाव अवरुद्ध हो जाता है, उसमें रोक लग जाती है जिसके कारण उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। और साथ साथ जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं जो झीलें वगैरह हैं जिनमें लैंडस्लाइड हुआ है उस मलबे के कारण उनका पानी पॉल्यूट हो जाता है, उसमें प्रदूषण हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, भूस्खलन के कारण वन क्षेत्रों में वनों का विनाश और वन्य जीवों का विनाश होता है। जब कहीं जंगलों में भूस्खलन होता है, चट्टानें आकर गिरती हैं तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं और वन्य जीव भी नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स इन फुट हिल एरिया, जो गिरिपात क्षेत्र हैं, फुट हिल एरिया पर्वतों की तलहटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कें और बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जैसे अभी हमने तस्वीर में देखा था, पर्वत की तलहटी में बनी हुई बिल्डिंग्स पर ऊपर से आकर चट्टानें गिर जाती हैं। डैमेज टू एग्रीकल्चर लैंड्स एंड क्रॉप्स, जहाँ पर पर्वतों की तलहटी में कृषि भूमि पाई जाती है वहाँ जब लैंडस्लाइड होता है ऊपर से मिट्टी आकर गिर जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। मिटिगेशन मैकेनिज्म, हाउ टू मैनेज लैंडस्लाइड, अब इस लैंडस्लाइड को तो हम नहीं रोक सकते लेकिन इसके नुकसान को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड बी आइडेंटिफाइड, हमें पहचानना चाहिए, सरकार को पहचानना चाहिए कि भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड बी लोकेटेड ऑन मैप क्लियरली, जो भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको मानचित्र में क्लियरली दिखाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स शुड बी अवॉइडेड इन रिस्की एरिया, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्र हैं जहां लैंडस्लाइड की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं वहां पर भवन या बस्तियां नहीं बसाई जानी चाहिए। रिटेंशन वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन फुट हिल एरिया, जो गिरिपाद क्षेत्र हैं, पर्वतों की तलहटी के क्षेत्र हैं वहाँ पर अवरोधक दीवारें रिटेंशन वॉल बनाई जानी चाहिए। अब ये रिटेंशन वॉल किसमें है इसको मैं आगे आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी। एफॉरेस्टेशन शुड बी एनकरेज्ड इन हिल्स टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर, पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति के आवरण को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इसीलिए मृदा अपरदन रुक जाता है या मलबे का नीचे की ओर बहना
पेड़ पौधे रोक लेते हैं। स्मॉल चेक डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल स्लोप्स। पर्वतीय ढलानों पर छोटे छोटे अवरोधक बांध बनाए जाने चाहिए। पीपल लिविंग नियर द लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड बी अवेयर अबाउट द सेफ्टी मेजर्स। जो लोग लैंडस्लाइड वाले एरिया में रह रहे हैं उन्हें बचाव के तरीकों से अवगत कराया जाना चाहिए कि जिस समय भूस्खलन हो रहा है वो अपना बचाव किस प्रकार से करें। ये देखो रिटेंशन वॉल दिख रही है, अवरोधक दीवारें। यहाँ पर ये रेलवे लाइन पहाड़ी क्षेत्रों के किनारे किनारे पर है, तो किनारे पर ये पत्थरों की रिटेंशन वॉल बना दी गई है। यहाँ पर एक सड़क जा रही है, सड़क के किनारे पर जिससे लैंडस्लाइड से सड़क पर नुकसान ना हो, यहाँ एक रिटेंशन वॉल बना दी गई है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कभी जाने को देखते हैं आप, तो वहाँ इस तरह की रिटेंशन वॉल सीमेंट की, ईंटों की, पत्थर की या लोहे के जाल की दीवारें बनाई गई हैं।